शिक्षा के विषय में माननीय महोदया, हमारे भाई संजय सिंह जी चले गए। काफ़ी उन्होंने मौजूदा शिक्षा वातावरण के ऊपर कई कटाक्ष किए। अचंभा होता है, एक आदमी शीर्ष पद के ऊपर खड़ा होके ये कहे मैं इंजीनियर हूं, मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूं जो कि हिसाब किताब के अंदर पूरी तरह से परफेक्ट होता है, और वही आदमी अगर किसी शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर जाता है तो उसकी शिक्षा के अंदर कोई न कोई कमी है, उसकी शिक्षा में नैतिकता नहीं। हमारी माननीय कन्निमोझी जी यहां से चली गई। तमिलनाडु की शिक्षा के ऊपर काफी उन्होंने चर्चा की थी, लेकिन हमें अचंभा होता है, शिक्षा लेके उस शिक्षा संस्थानों से निकल के और ऐसे उस सदन तक लोग आ जाते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद भी ग्रहण कर लेते हैं, और अगर उसके बाद किसी स्पेक्ट्रम घोटाले के अंदर जेल की हवा खाते हैं तो उनकी शिक्षा के अंदर कोई न कोई कमी है। वो शिक्षा नैतिकता नहीं सिखाती है। शिक्षा के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार नैतिकता को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा, जैसा मैंने कहा, केवल मात्र जीविका उपार्जन नहीं, ये जीवन का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा के अंदर बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। भारत में आज़ादी के बाद इस ओर जोर दिया जा सकता था, क्योंकि 1192 में तेहरान में दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पर विजय प्राप्ति के बाद 1947 तक 755 वर्ष इस देश ने गुलामी का दंश झेला है। उसके अंदर बहुत कुछ हमारी ज्ञान परंपरा के ऊपर कुठाराघात किया गया है। भारत वो देश है जिसमें ईसा से 700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था, उसकी स्थापना हो गई थी। ईसा से 400 वर्ष पहले यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। पूरी दुनिया से छात्र हमारे देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा, बख्तियार खिलजी जैसे जो लोग आए, उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई भी वो कोशिश जो भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट कर सकती थी, उन्होंने हर वो संभव कोशिश की है। भारत के विश्वविद्यालयों में इतिहास गवाह है, 6-6 महीने तक नालंदा की लाइब्रेरी की आग नहीं बुझी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्ञान परंपरा, कितना समृद्ध ज्ञान वहां पर संचित किया गया था। लेकिन क्यों भूल जाते हैं लोग कि आज उसी भारतीय ज्ञान परंपरा के भंडार नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया है। अगर शिक्षा में केवल मात्र जीविका उपार्जन का साधन करेंगे और कोई नैतिकता नहीं आएगी तो फिर उस शिक्षा का अर्थ क्या रहेगा। माननीय उपसभापति महोदया जी, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ उल्लेख करना चाहूँगा कि विश्व के अंदर किस किस देश के अंदर कितना प्रतिशत जीडीपी का शिक्षा के ऊपर खर्च होता रहा है। हमारी पहली शिक्षा नीति 1968 के अंदर आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई, तीसरी शिक्षा नीति आई, उसमें भी 1986 की शिक्षा नीति को ही दोहराया गया, उसके अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन 1992 में जो शिक्षा नीति आई उसमें संकल्प लिया गया था कि हम जीडीपी का 6% हम शिक्षा के विकास के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर जो शिक्षा के ऊपर खर्च हुआ है 1951-52 में केवल मात्र 0.64% खर्च शिक्षा के ऊपर होता था। 1991-92 में यह आंकड़ा 3.4% था और 2020 से पहले कभी भी 4.3% से ऊपर यह आंकड़ा नहीं गया। नई शिक्षा नीति में संकल्प लिया गया 2020 में 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई कि हम 6% कम से कम शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे, और उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्यों को बदला गया है।
शिक्षा, जैसे मैंने कहा, केवल मात्र जीविका उपार्जन नहीं है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक सर्वेक्षण हुआ 2014 में, सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के 75% बच्चे और 5वीं कक्षा के 50% बच्चे और 8वीं कक्षा के 25% बच्चे उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो दूसरी कक्षा का सवाल था। और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि 40% बच्चे ऐसे थे जो 100 के अंकों को नहीं पहचान सकते थे। यह अंग्रेजियत की शिक्षा का परिणाम रहा। माननीय महोदया, पश्चिमी बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष बने। उन्होंने पूछा कि जो अंग्रेजों के स्वामित्व के कारखाने थे, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, वो कारखाने बंद है या चल रहे हैं? उनके सेक्रेटरी ने जब पता किया तो उनको इंफॉर्मेशन दी, उनको बताया कि सारे कारखाने चल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा चला कौन रहा है? तो उन्होंने कहा राजस्थान के, पंजाब के मारवाड़ी बनियों ने सारे कारखाने खरीद लिए, वो चला रहे हैं। और जब उन्होंने पूछा कि उनकी शिक्षा क्या है, तो उत्तर क्या था? उनमें से कोई भी मिडिल पास नहीं था, लेकिन वो कारखाने चला रहे थे। क्योंकि हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, उन्होंने गणित की शिक्षा चौथी क्लास तक ले ली थी। हमने भी जब चौथी क्लास पास की तो हमें कटमा पाढ़े याद थे 20 तक के, डाऊ हुट्टा पौना डेढ़ा सवाया ये भी याद थे। 5वीं क्लास पास करके कोई भी बच्चा 6 महीने मुनीमी की ट्रेनिंग लेके किसी भी दुकान पर, किसी भी संस्थान में जाके मुनीमी करता था, अकाउंटेंसी करता था। लेकिन आज अगर कोई बीकॉम, अगर कोई एमकॉम बच्चा हो, उसे पूछे 19 नियमा कितने होते हैं, वो 171 नहीं बता सकता है। 16 नियमा कितना होते हैं, 144 नहीं बता सकता है। 17 नियमा 153 नहीं बता सकता है। वो कैलकुलेटर उठाएगा, अगर कैलकुलेटर में वायरस होगा तो वो संख्या भी गलत बताएगा, उसका दिमाग तो काम ही नहीं करता है। ये हमारी शिक्षा पद्धति, जो प्राचीन पद्धति थी, जो गुरु प्रणाली थी, उसके ऊपर बड़े बड़े आघात हुए हैं। क्योंकि लंबे समय तक मुगलई काल रहा, हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, जो गुरुकुल की शिक्षा थी, वो मदरसों में चली गई। और जब देश आजाद है 1947 के बाद, तो मदरसा शिक्षा सीधी मिशनरी शिक्षा हो गई और अंग्रेजियत का प्रभाव इस देश के ऊपर हो गया। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बात कही थी, अगर हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखना है तो शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा और इनको ये प्रभाव देना पड़ेगा कि अंग्रेजी जानने वाला आदमी शायद कोई बहुत बड़ा आदमी होता होगा। और अंग्रेजी एक स्टैंडर्ड का विषय मान लिया गया, इसलिए सब लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में डालना शुरू कर दिया। अब किसी बच्चे से पूछे 2 का पहाड़ा क्या होता है, उसको याद नहीं है। किसी बच्चे को पूछे मामी क्या होती है, याद नहीं है। किसी बच्चे को पूछे कि बुआ क्या होती है, उसको याद नहीं है। सारे अंकल आंटी हैं, सब कुछ अंग्रेजियत का प्रभाव है। ये हमारे संबंध खत्म हो गए, हमारी गणित खत्म हो गई, ये अंग्रेजियत का प्रभाव था। इसलिए जो नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है, इसके उद्देश्य केवल मात्र जीविका उपार्जन नहीं है, जैसा मैंने माननीय महोदय कहा है। नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य लिया गया है कि बच्चों की लिखने पढ़ने की योग्यता, आधारभूत गणितीय शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना अनिवार्य राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। और 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में तीसरी कक्षा तक सभी बच्चे ये शिक्षा हासिल कर सकें, ये लक्ष्य रखा गया है। माननीय महोदय, जैसा हम कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र वो ज्ञान नहीं है, शिक्षा में नैतिकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर एक इंजीनियर बन जाता है, अगर उसकी नज़र सरिया और सीमेंट बेचने के ऊपर लगी रहती है, तो फिर उसकी शिक्षा का अर्थ क्या है? एक एडवोकेट बन जाता है, उसकी नज़र अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाने की बजाय अगर उसकी जेब के ऊपर रहती है, तो उसकी शिक्षा क्या का अर्थ है? एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, अगर उसका डॉक्टर के नज़रिया मरीज का इलाज करने की बजाय मरीज की जेब खसोटने के ऊपर लगी रहती है, तो उसकी शिक्षा का अर्थ क्या है? इसलिए नई शिक्षा नीति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लक्ष्य जीविका उपार्जन का नहीं, लक्ष्य जीवन निर्माण का लिया है, जिससे व्यक्ति का निर्माण किया जा सके। इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ किया गया है। माननीय महोदय, मैं इसमें कुछ एक सर्वेक्षण की बात आपको कहना चाहता हूँ। 2018 में
और 17 में एक सर्वेक्षण किया गया। अभी संजय जी एक सवाल कर रहे थे, मैं उसका जवाब देता हूँ। 6 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनकी संख्या 3.22 करोड़ थी। ये लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक 100% बच्चे स्कूल के अंदर रह के शिक्षा प्राप्त करें, सरकारी स्कूलों का वो स्तर बढ़े और सरकारी स्कूलों की ही वो गुणवत्ता रहे कि कोई भी ड्रॉप आउट ना हो। ये नई शिक्षा नीति के अंदर लक्ष्य लिया गया है। मैं अभी बीच में जो बात कर रहा था कि छात्रों द्वारा जो आज की जो शिक्षा है, रट्टाफिकेशन की जो शिक्षा है, मैं उसके अंदर कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले दिनों खबर आई कोटा के अंदर से कि कितने छात्रों ने आत्महत्या करी। मैं इस विषय के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। शिक्षा प्रणाली के अंदर जो त्रुटियां रही, इसके अंदर 10 अप्रैल 2019 को तेलंगाना बोर्ड ने इंटरमीडिएट रिजल्ट का रिजल्ट घोषित किया था। 10 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इनमें से 3 लाख विद्यार्थी फेल हो गए, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। हमारे देश में परीक्षा में असफलता का सामना करने के फलस्वरूप आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी बड़ी है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में संसद में जानकारी दी थी कि विभिन्न परीक्षाओं में असफल होने के फलस्वरूप देश भर में 2014 से 2016 तक 20,476 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्या केवल मात्र परीक्षा के अंदर कुछ कम अंक आ गए और आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने? उनकी शिक्षा का स्तर क्या रहा, उनका मानसिक स्तर क्या रहा? हमारे देश में अग्निवीर योजना चालू की गई, करोड़ों की अरबों की संपत्ति हमारे छात्रों ने आग की भेंट चढ़ा दी। उनकी शिक्षा का स्तर क्या था? उनकी शिक्षा में राष्ट्रीयता थी ही नहीं। अगर शिक्षा में राष्ट्रीयता होती तो अपने देश की संपत्ति को वो स्टूडेंट कैसे सवा करते? मैं मानता हूं उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, बच्चों को बहकाया जा सकता है, बच्चों को इस बात के लिए उकसाया जा सकता है, लेकिन वो उकसे क्यों? उनकी शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता का अभाव था, तो ही उन्होंने अग्नि की भेंट देश की संपत्ति को चढ़ा दिया। शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता जगे, शिक्षा के अंदर वो गुणवत्ता हो जिसमें नैतिकता जगे। कोई भी शिक्षित व्यक्ति का माँ बाप किसी वृद्धाश्रम में ना रहे। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, सड़क के ऊपर कोई घायल आदमी पड़ा हुआ है और हम ये छोड़ के चल देते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, क्यों खामखा बीमारी मोल ली, कभी मेरे सिर ना पड़ जाए, तो मेरी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं, उस शिक्षा का कोई मायने नहीं, क्योंकि शिक्षा में नैतिकता और भावुकता है ही नहीं। शिक्षा तो भावनाओं को जगाने का, आध्यात्मिकता को जगाने का एक साधन होना चाहिए। माननीय, मैं थोड़ा सा वक्त चाहूँगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दो। माननीय 1 मिनट में कंक्लूड करें, और भी लोग हैं। मैं इसमें देखिए, हमारी शिक्षा का होना चाहिए कि बच्चे निराश होकर कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं। मैं नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आपको कह रहा हूं, बच्चे निराश होकर आत्मघाती कदम ना उठाएं। भविष्य में अपने आप को साबित करने में अनेक और भी मौके मिलेंगे। दुनिया में ऐसे महान लोगों की भरमार है जो अपने आरंभिक जीवन में फेल होते रहे हैं, किंतु बाद में उन्होंने इतिहास रच दिया। रात के बाद दिन भी आता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हार ना माने, अपनी क्षमता को पहचाने, चुनौती को स्वीकार करें, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी से अपनी तुलना ना करें, अपनी गलतियों से सीखें, उसमें सुधार लाएं। समझना जरूरी है, जो बच्चे 95% तक लाते हैं, क्या वो न्यूटन बन जाते हैं? क्या एडिसन बन जाते हैं? क्या आइंस्टीन बन जाते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सफलता का परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से कोई सीधा संबंध नहीं है। सफलता के लिए सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।